सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर हम बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर एक एक करके खबरों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है पूनिया जी प्रोग्राम में। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह बात ईरान अमेरिकी जंग के बारे में, जिससे इजराइल तकरीबन मनफी नजर आ रहा है। ईरान पर हमला रोकने का जो बिल था वो एक वोट से गिर गया है। ये गिर गया है या फिर गिरवाया गया है, इसके पीछे की सारी पॉलिटिक्स आप जरा समझाइए हमें, क्योंकि राष्ट्रपति को अभी पूरे तरीके से मिलिट्री एक्शन का अधिकार मिल गया है। देखिए, ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री एक्शन थे, उनको रोकने के का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में था, जो उसमें एक वोट से गिरा है। वोटिंग जो हुई है, उसमें देखिए 49 49 लोग, जो 49 वोटें हैं, वो पक्ष में और 50 वोटें विरोध में पड़ी हैं। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद डेव मैककॉर्मिक वोटिंग में शामिल नहीं रहे। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेनी पड़ती, पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ती। यानी राष्ट्रपति खुद ये फैसला नहीं ले सकते थे। ईरान जंग को लेकर जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी के जो एमपीज हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन पर अंतिम फैसला पार्लियामेंट ही ले। ताज़ा घटनाक्रम के बाद इसे सीनेट में लाने के लिए दोबारा कोशिश करनी होगी। खैर, मिलिट्री एक्शन रोकने का विधेयक फिलहाल अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों से जुड़ी कमेटी के पास है। यही है कि ट्रंप को जो सांसद थे अपोजिशन पार्टियों के, वो रोकना चाहते थे, लेकिन खैर एक वोट से उनका जो प्रस्ताव है वो गिर गया है। वही आपको पता ही है कि पूरा जो पिछले एक सप्ताह से जो चीज़ें चल रही हैं, खासकर 48 घंटे बड़े ड्रामेटिक रहे हैं, क्योंकि जो ड्रोन के जो हमले थे वो मिस्र तक पहुंच गए थे, और तकरीबन ईरान से मिस्र की दूरी 1600-1700 किलोमीटर दूर जाके ये हवाई हमले हुए थे, और इसमें ड्रोन हमलों में 2 जहाज़ों में आग भी लगी थी, और अमेरिका जी। के दोनों जहाज़ थे। खैर, अमेरिका का 10 ईरानी शहरों पर हमला, वो आपको पता ही है, बड़े हवाई हमले उन्होंने बंदर अब्बास, केशम द्वीप और उसके आसपास बड़े ही हवाई हमले किए, तो वो भी आपको पता है। और जो इस्लामिक आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड, आईआरजीसी ने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था। तो चीज़ें दोनों तरफ से मतलब घटनाएं दोनों तरफ से हो रही हैं, और दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। जी। अब देखिए, यही है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रहा है अमेरिका, और उसी की ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की बात करें या फिर और बाकी के जो दुनिया भर की रिपोर्टिंग हुई, उसमें यही कहा गया है कि इजरायली अधिकारियों और जो अमेरिका का जो ट्रम्प प्रशासन है, उन्होंने दोनों ने मिलकर चौतरफा घेरने की ईरान को एक प्लानिंग बनाई है। खैर, जी। अभी आज सबसे बड़ा घटनाक्रम तो यही था कि आईआरजीसी के 5 जो जवान थे वो मारे गए थे, तो उनका अंतिम संस्कार उसकी फोटोएं ईरान ने जारी की। ईरान ने चेतावनी दी कि भाई जो बेगुनाहों का खून बहा है, उसका उसकी कीमत अमेरिका चुकाएगा। तो खैर, यही है कि ये जो प्रस्ताव आया था, इसको लेकर मतलब मैं तो देख रहा था कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की टेस ब्रिजमैन, उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी नए युद्ध का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, बल्कि पार्लियामेंट यानी कांग्रेस को भी करना चाहिए। इसी वजह से वॉर पावर्स रेजोल्यूशन बनाया गया था, ताकि राष्ट्रपति अकेले युद्ध शुरू ना कर सके। खैर, पर ये प्रस्ताव तो गिर ही गया है, तो इसका मुझे लगता है कि कोई फायदा होगा नहीं। ये वेस्ट एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भारत का भी नुकसान हुआ है। 16 भारत के लोगों की डेथ हुई है, 75 भारतीय अभी घायल हैं। तो चीज़ें अभी बहुत अलग अलग किस्म से हैं। मतलब अमेरिकी जो हमले हैं, वो अभी तो सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश जैसे दिख रहे हैं। मिडल ईस्ट के मामलों के जानकार जो हैं, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि ईरान को डराने और दबाने की कोशिश कर रहा है।
उसकी मिलिट्री पावर ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ख़ैर देखते हैं कि स्थिति कहाँ रहती है और लोग अलग-अलग जैसे आइडिया भी लगा रहे हैं कि भई ये जो संघर्ष है रुक क्यों नहीं रहा है। तो एक तरफ तो अमेरिका और ईरान एक-दूसरे से बातचीत करते दिखते हैं, तो दूसरी तरफ एक-दूसरे के ऊपर दबाव भी बना रहे हैं, एक-दूसरे के ऊपर हमले भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मिलिट्री ये सारा दबाव बनाने की टैक्टिक है, ये जो डिप्लोमैटिक बातचीत चल रही है उसी में ही एक क्या बोलते बढ़त बनाने के लिए या दबाव बनाने के लिए ही किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। और इससे आगे अगर बढ़ें तो एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है लगातार और क्रॉस ऑल इंटरनेट के ऊपर। स्पेन में घुसते हुए बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो मोरक्को के बताए जा रहे हैं और मैं अभी पढ़ भी रहा था कहीं कि उनकी गिनती 60,000 है। 60,000 प्रवासी अचानक से ही आपकी सरहद पर आके दमकें, तो कैसा होता है हालात वो देखने को उस वीडियो में मिल रहा है। कुछ मौतें भी दर्ज की गई हैं। ये क्या सारा माजरा है? मोरक्को में ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग वहाँ से स्पेन की ओर भाग रहे हैं? और क्या स्पेन इनको शरण देखिए देने के लिए तैयार है? देखिए ब क स मोरक्को के होने सारे मोरक्को के हैं ये बात ठीक नहीं है। हाँ, जी, मोरक्को की तरफ से आए हैं ये बात सही है और उसमें बहुत सारे अफ्रीकी प्रवासी और भी हैं, मतलब अलग-अलग छोटे-छोटे मुल्कों के भी। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, एपी के मुताबिक जो घटना घटी है उसमें 3,000 प्रवासी एक साथ स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर और घेराबंदी थी और पुलिस की घेराबंदी थी। तभी एकदम से जो ये प्रवासी हैं, ये स्पेन की तरफ प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर घेराबंदी को थोड़ा तोड़ा, थोड़ा संकरे रास्ते से एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे, तभी स्टैम्पेड हो गया और स्टैम्पेड में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो स्पेनिश सरकार ने बताया कि 24 घंटे में मोरक्को की तरफ से 60,000 लोग तैरकर या पैदल चलकर स्यूटा में घुस चुके हैं। ये शहर की आबादी का 70% है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। जो विजुअल्स हैं वो आप और हम देख ही रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पर जो हैं प्रवासी वो घुस रहे हैं। और तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे वो 31 जुलाई की हैं। स्पेन के शूटा में मतलब बख्तरबंद व्हीकल भी थे मिलिट्री के, लेकिन ख़ैर कोई फायरिंग वग़ैरह नहीं की गई। और एक चीज़ और मैंने देखी कि जैसे ही कैमराज़ उन प्रवासियों के सामने आ रहे थे, सब अपना चेहरा छुपा रहे थे और वो अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारों ने मुँह पे रुमाल वग़ैरह भी बाँधे। स्यूटा की जो मतलब सड़कें हैं वो सारी नागरिकों से ये जो प्रवासी थे इनसे हटे हुए थे और मतलब ये बेसिकली आपको लग रहा है कि स्पेन में घुसने का मामला नहीं, ये यूरोप में घुसने का मामला है। पर हाँ, हालाँकि मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्यूटा देखिए स्यूटा एक तो ज्योग्राफिकल लेवल पे अफ्रीका में है और ये स्पेन और यूरोप का एक हिस्सा है जिससे बड़े आसानी से यूरोप में घुसा जा सकता है। एक तो ये वजह है। दूसरा मतलब यहाँ से एक एक जैसे पनामा रूट बहुत सारा सुनते पनामा के जंगल का रूट पंजाब और हरियाणा में काफ़ी पॉपुलर है। शायद ये सूटा भी उस तरीके से की जगह है और सूटा से ये जो स्पेन में ये लोग घुसे हैं समुद्री रास्ते से जी, और हाँ प्रवासियों को रोकने के लिए स्पेन ने सेना भी भेजी है। सरकार स्पेन सरकार के अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो शुरुआती अनुमान है उसके मुताबिक हज़ारों की संख्या है, लेकिन अब अभी गिन नहीं पाए हैं। हमने जो समुद्री से सुरक्षा है वो बढ़ा दी है और हम रोकेंगे। स्यूटा मतलब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि स्यूटा के इतिहास में सबसे मुश्किल समय में से एक है। अचानक हज़ारों की संख्या में अनियंत्रित भीड़ के सड़कों पर आ जाने से स्थानीय लोगों में भी डर का और असुरक्षा का माहौल है। शहर में इमरजेंसी जैसी स्थिति है। तो ख़ैर आपको मतलब ये जो 2024 का एक रास्ता बताया जा रहा है कि एक अल्जीरियाई प्रवासी था, वो अपने 2 दोस्तों के साथ मोरक्को से तैरकर सूटा पहुँचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको दोबारा मोरक्को में सौंप दिया गया था। उसके बाद कह रहे हैं कि वहाँ पे बड़े
लेवल पर लोगों ने इस रास्ते को अपनाया है। जी, जी। और इससे आगे बढ़ें तो हमने देखा कॉकरोच जनता पार्टी का जब जंतर पन मंतर पर आंदोलन चल रहा था, उस समय अलग-अलग तरीके से लोग अपना गुस्सा, अपनी बात रख रहे थे, गुस्सा ज़ाहिर कर रहे थे। उसमें से भद्दी टिप्पणियाँ करना, भद्दे शब्दावली वाले पोस्टर दिखाना, ये सारा कुछ शामिल था। लेकिन अभी एक जो खबर सामने आ रही है कि एक लड़की जिसकी वीडियो थी, वो वीडियो में आपत्तिजनक शब्द बोल रही थी पीएम के लिए, उस लड़की पर एफआईआर दर्ज हुई। अब उसकी एफआईआर का भी कड़ा विरोध हो रहा है। लेकिन इस पर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या कहना है? इसको ज़रा समझाइए। और जो बात आमतौर पर होती है कि पीएम को बोली गई बात को नेशन के खिलाफ माना जाता है, वो क्या है सिलसिला? देखिए आप सही कह रहे हैं कि अब कहीं न कहीं जो कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जो नौजवान शामिल थे, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी को खूब सारी गालियाँ दी गई थी, अलग-अलग लेवल पे लोगों ने खूब सारी गालियाँ दी। उसी में ही एक मतलब लड़की को भी टारगेट किया गया है, रुचिका सिंह उसका नाम, उसने खूब सारी गालियाँ दी थी। अब यही है कि नोएडा में उत्तर प्रदेश में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर ये शिकायत दर्ज करवाई गई है और उसमें हालाँकि कोकरोच जनता पार्टी का तो ये कहना है कि भई आपराधिक मामले कैसे दर्ज किए जा रहे हैं? अगर आपको मतलब एफआईआर दर्ज करनी है तो माना नहीं कि एफआईआर दर्ज करो और नरेंद्र मोदी दर्ज करवाए, गालियाँ तो नरेंद्र मोदी को दी गई थी, तो बात तो सही है। पर खैर पुलिस बिल्कुल। अब आपराधिक मामले दर्ज कर रही है। बच्चों में, बच्चियों में कहीं न कहीं डर बैठाने के लिए सब किया जा रहा है। जो लड़की है वो फरीदाबाद की और उसको फरीदाबाद हरियाणा में और उसको उत्तर प्रदेश के नोएडा में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि हैरानजनक है। हालाँकि दिल्ली पुलिस बार-बार ये कह रही है कि हम अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स के ऊपर। पर खैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। इनके बात बताने का कुछ और होता है, दावे कुछ और होते हैं और असल में इनके एक्शन या कहें कि इनके करतब कुछ और होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो वैसे भी अपनी बात से फिरने वाली बात ही हो गई है, जो वो मीटिंग में आपने कहा था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, सारे किसी भी केसेस जो हाँ, किए वो सारे वापस लेंगे, उससे तो पलट रहे हैं। ख़ैर, आगे बढ़ें तो अभी इस बात सांसद की करते हैं। सांसद में वैसे जो काम करने के लिए सांसदों को भेजा जाता है, वो तो वहाँ पर अच्छे से हो नहीं रहा, लेकिन जो काम वो शुरू करते हैं, वो बड़े अच्छे से करते हैं, खूब कवरेज भी आज उसको मिली है। पप्पू यादव जो सांसद हैं वो जाने जाते हैं वैसे अलग-अलग लोगों को पैसा मुहैया करवाने के लिए, दान प पुण्य करने के लिए, आज वो खुद पुजारी बन के सांसद पहुँचे। बहुत सारा पूरा नाटक खेला गया, एक क्या था वो नाटक और कैसे सारा चला, क्या माजरा था? हाँ, देखिए एक स्ट्रीट प्ले जैसा होता है, स्किट जैसा आज एक अपोज़िशन पार्टियों ने ड्रामा सारा सा पप्पू यादव एक टीन का बक्सा लेके पहुँचे हुए थे और पुजारी बने हुए थे। राहुल गांधी ने भी उस टीन के बक्से में पैसे डाले लेकिन वो पप्पू यादव ने उस टीन के बक्से में दान पेटी में जाने से पहले खुद के झोले में डाल लिए। देखिए आप आप देखेंगे तो जो शुरुआत हुई आज लोकसभा की उसमें अपोज़िशन पार्टियों के जो नेता थे, उनमें एक एक बैनर पकड़ा हुआ था, अमित शाह संसद से गायब क्यों? खैर 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा होने के कारण 12 बजे तक इसको स्थगित कर दिया गया और उसके बाद 1-2 बिल भी पास किया। हालाँकि इन्होंने जन्म मृत्यु पंजीकरण वगैरह जो इन्होंने बिल लेके आए थे, ये संशोधन वाले, वो पास किए ध्वनिमत से। एक और कांग्रेस ने एक चीज़ और की है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के एक संसद में दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। सिंह ने कहा था कि जंतर मंतर और संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं हुई थी, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेके आई है। बाकी आज जो स्किट थी वो उसने नेशनल अटेंशन तो काफ़ी पाई है। हाँ, और लोगों ने देखा है। खैर आप सही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में अब आजकल चर्चाएँ की बजाय अपोज़िशन और जो मौके की जो हुकूमत है उनके बीच में काफ़ी टसल दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं। और एक हिसाब से जो पार्लियामेंट का कैंपस है, वो भी आजकल आंदोलन का मतलब कह सकते हो कि प्लेटफ़ॉर्म सा ही बन गया है। ये सब मेरे को लगता है कि ये सब इश्यूज़ जो अपोज़िशन बाहर उठा रहा है इसको
पार्लियामेंट में भी दर्ज करवाने की कोशिश करें। लेकिन पार्लियामेंट में यही दिक्कत है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे के जो शब्द थे, उनको भी सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होने दिया गया। तो कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने भी नहीं दिया जाता। तो कह सकते हो कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस समय बहुत अजीब स्थिति से गुजर रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो एक बात जो सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी, उनके परिजन बोल रहे हैं कि मेरे पापा जब घर आए तो उनकी वर्दी खून से लाल थी। लेकिन खून किसका था ये मैं नहीं जानता। जरा आप बताइए क्या कह रहे हैं वो लोग। देखिए, विजुअल्स दिल्ली पुलिस ने जो जंतर मंतर पर बच्चों के साथ जो किया, वो सबने देखे ही। कैसे दिल्ली पुलिस के जो नौजवान थे, वो बच्चों के ऊपर लाठियां भांज रहे थे। और मतलब पैलेट गन का इस्तेमाल होना, 5 जो लोग हैं उनके शरीर में परमानेंट अब छल्ले रहेंगे ही रहेंगे। और पैलेट गन का इस्तेमाल हो गया। या फिर अपन बात करें कि कितना बुरी तरीके से जो छात्राएं थी, उनको भी पीटा। एक विजुअल्स आपने देखा भी, कपड़े तक फाड़े बच्चियों के। उस दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से बदनाम भी हुई। उसी का ही कवर अप मेरे को लगता है कि दिल्ली पुलिस करना चाह रही है। 4 आज दिल्ली पुलिस के जो पुलिस वाले थे, उनके पत्नियाँ वगैरह और परिवार वाले बैठा रखे थे। उनसे 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। और उसमें जो पेरेंट्स हैं वही कह रहे हैं कि 20 तारीख के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का सच कुछ और ही है। हमला पुलिस वालों पर भी हुआ है। खैर, वो जी, जो पुलिस वालों के बच्चे भी बैठे थे, वो कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पुलिसकर्मियों, उनके परिवारों के अधिकारों को लेकर संसद में भी सवाल उठाएँ। खैर, एसीपी की पत्नी थी, वो बैठा रखी थी। एक एएसआई की पत्नी थी, वो बैठा रखी थी। एक एक का बेटा बैठा रखा था एएसआई का। तो ये आज सारा नैरेटिव इस किस्म से बनाने की कोशिश हुई है कि देखो, जो पुलिस वाले हैं, वो भी चोटिल हुए हैं, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा और पुलिस वालों को चोट लगी है। ये सब बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन आपको पता ही है कि स्थिति आपने और हमने देखी ही है कि पैलेट गन तक इस्तेमाल करे जाना। और वो उस आपने देखा होगा एसएचओ की वीडियो, जिसमें वो लाठी को कैसे महिला के प्राइवेट पार्ट में घुसाने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी घटिया घटिया किस्म की हरकतें दिल्ली पुलिस ने की हैं। बिल्कुल। तो अब उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, उससे पहले ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही। जी। प्री प्लानिंग के तहत पूरा काम किया जा रहा है कि कैसे अपना भी पक्ष थोड़ा मजबूत किया जाए। खैर, इससे हम आगे बढ़ें तो उधर राघव चड्ढा भी आखिरकार पेपर लीक के मामले पर बोले हैं। बेशक वो सेंटर के बारे में नहीं, पंजाब के बारे में बोले हैं। बोल रहे हैं कि 7 एग्जामों में गड़बड़ी हुई है और जिस पार्टी में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, आज उसको फ्लॉप बता रहे थे। देखिए, वही है कि आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा था और उनको बीजेपी ले उड़ी। उनके अलावा और 6 को भी ले उड़ी। 7 टोटल राज्यसभा सांसद आज के टाइम पे आम आदमी पार्टी के बीजेपी में बैठे हैं। उन्होंने आज राघव चड्ढा प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स की चिंता और दर्द को परिवार के मुखिया की तरह समझा और तमाम एक्शन लिए हैं। उसके बाद वो फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद 7 जी। एग्जाम्स में गड़बड़ी हुई। फार्मेसी एग्जाम में लाइव टीचिंग हुई। पार्टी देखकर जी। जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट्स को आगे कर खुद कैमरे की तरफ सेफ साइड में हो जाते हैं, जिनके खुद के फ्यूचर का पता नहीं, वे स्टूडेंट्स की लड़ाई क्या लड़ेंगे। जब मैं अपोजिशन में था तो सवाल पूछता था, आज मैं सत्ता पक्ष की तरफ से बैठता हूँ तो सॉल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। तो खैर, उन्होंने 7 वो जो परीक्षाएं गिनवाई हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई इन इनमें बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ है पंजाब में। और हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिलकर पंजाब में जो हरजोत बेंस है शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे का कैंपेन तो चला ही रही है। देखते हैं कि कितना वो असर पकड़ता है। लेकिन हालांकि अभी रिस्पॉन्स कुछ दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे। हाँ, नेता लेवल के लोग, कार्यकर्ता लेवल के लोग, या फिर जो जिनके हाथ में नैरेटिव बनाना होता है, वो सब नैरेटिव बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर बात बन नहीं रही है। खैर, राघव चड्ढा की पहली बार, मतलब बीजेपी में जाने के बाद पहली बार चुप्पी टूटती दिखी है। और
काफ़ी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे, चेहरे पे सिकन थी और परेशान से नज़र आ रहे थे। मतलब ख़ैर ठीक है, सत्ता की मलाई खाएँगे तो सत्ता जैसी भाषा भी बोलेंगे और आगे-आगे ठीक भी हो ही जाएँगे, मौका बनते ही। जी, बिल्कुल। और अभी इससे आगे बढ़ें तो बात पंजाब कांग्रेस की करते हैं। खबर है कि राजा वड़िंग पीछे हटने को तैयार हैं प्रधानगी से। देखिए जो कांग्रेस हाईकमान है वो भी समझ रहा है, कई सारे कांग्रेस के हाईकमान ने बुलाया है, उसमें ये बात आई है कि राजा वड़िंग को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो जी, उसमें हाँ ये बात आई है। और ये बताया जा रहा है कि अभी मीटिंग वगैरह भी हुई है और वडिंग जो है वो कह रहा है कि प्रधानगी मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे पार्टी टिकट भी काट दे, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, अगर समय के साथ नहीं बदलेंगे, तो धोखा खा जाएँगे। इलेक्शन वो फ़ोन पर लड़ा जा रहा है, वडिंग ने कहा कि दिल बड़ा होना चाहिए, मेरे से सभी लीडर काबिल हैं, बाजवा साहब और यहाँ बैठे जो कांग्रेस के ज़्यादा काबिल लोग हैं, चन्नी साहब मुझसे काफ़ी काबिल हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। पर ख़ैर देखिए जो पावर गेम चला उसमें तो चरणजीत सिंह चन्नी ग्राउंड रियलिटी में मज़बूत दिखे और रिपोर्ट भी सौंपी गई कई जगह से। पर बघेल आपको पता ही है कि भूपेश बघेल मतलब आपको पता ही है कि ज़्यादातर वो राजा वड़िंग को सपोर्ट कर रहे हैं और हाईकमान भी वो राजा वड़िंग को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, देखते हैं क्या स्थिति है। चन्नी के जो बेटे हैं वो इंस्टाग्राम पर एक रील वगैरह शेयर कर रहे हैं कि कुछ लोग गलतफहमी में है कि हम जवाब नहीं देंगे, तैयारी थोड़ी बड़ी है, सब्र रखो पल-पल का हिसाब लेंगे। तो खैर इस किस्म की रील बघेल साहब भी शेयर कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने 3 बड़ी बातें कही हैं कि जब सरकार नहीं होती तो कांस्टेबल भी नहीं पूछता, तो कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, तो सबसे ज़रूरी होती है कि भई आप सरकार लेके आओ। दूसरा कांग्रेसियों में बदले की भावना नहीं होती और तीसरा उन्होंने अब की बार पहली बार जो चुनाव है 5 कोणीय चुनाव होने जा रहा है। 5 कोने होंगे उसमें बीजेपी, केजरीवाल और कांग्रेस तो है ही है, अकाली दल जो नया एक उभार है अमृतपाल के साथ और वो। तो 5 कोणीय चुनाव होने की भूपेश बघेल ने बात कही है। तो देखते हैं कि बघेल की बातों का कोई असर होता भी है या नहीं होता है। हालाँकि उधर यूथ कांग्रेस पे सवाल रवनीत बिट्टू ने भी खड़े किए हैं। आपको पता हो कि जगतार सिंह हवारा हैं, उनके उनके गाने को यूथ कांग्रेस के नौजवान इस्तेमाल करते हैं, उसपे बड़ा असहज रवनीत बिट्टू नज़र आए। उन्होंने एक वीडियो वगैरह भी बनाया कि कैसे पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे के गाने को यूथ कांग्रेस वाले अपने रीलों में लगा रहे हैं। देखिए हम तो देखते हैं अलग-अलग जब भी देश भर में भी प्रोटेस्ट होते हैं तो जगतार सिंह हवारा के ऊपर जो गाने बने हुए हैं वो खूब चलता है। मतलब हरियाणा में प्रोटेस्ट में देख रहा था, अभी सीजेपी के जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसमें जो नौजवान अच्छे से लड़ाई लड़ रहे थे उनके रीलों के ऊपर ये गाना होता था जिसमें पिंजरे दे विच बंद नहीं रहना ऐसे शेरा ने। जी, तो जी। मतलब ठीक है, बिट्टू चिढ़ता रहे, जलता रहे, उसका क्या इलाज है? कोई इलाज तो है नहीं। वैसे भी दुनिया लड़ने वाले लोगों को याद रखती है। चमचागिरी करने वालों को कोई याद नहीं करता। ठीक है, तो ये फ़र्क तो इतिहास करेगा ही कि कौन लड़ने वाला था, कौन चमचागिरी करने वाला था। उस समय आपके दादाजी केंद्र की चमचागिरी कर रहे थे और चमचागिरी से कुर्सी पर काबिज़ थे और जो बाकी के जो वो उस दौर के नौजवान थे, जो जेलों में बंद हैं या फिर कई सारे इस धरती पर अब नहीं रहे, वो सब लड़ रहे थे। तो इतिहास बड़ा क्रूर है, वो हमेशा लड़ने वालों का होता है, चमचागिरी करने वालों का नहीं होता। बिल्कुल, ये तो है। ख़ैर, इससे आगे बढ़ें तो चंडीगढ़ में जो प्रोटेस्ट किया था अकाली दल वारिस पंजाब दे अमृतपाल के संगठन में ने, उसके बाद जो चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो सबको हैरान कर रही है क्योंकि 2 साल पहले मर चुके व्यक्ति का नाम उसमें शामिल किया हुआ है, जो लीडर थे साबका एमएलए रह चुके हैं और उसी के साथ जो व्यक्ति सबकी रहनुमाई कर रहा था, सबसे आगे था,
तरसेम सिंह, अमृतपाल सिंह के पिताजी, उनका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन और बहुत सारे लीडर थे जैसे मनप्रीत आली और लखा सिधाना और कुछ नाम है। देखिए वही है कि एफआईआर जो पुलिस की तरफ से की गई है उसमें लापरवाही तो साफ दिख ही रही है। 75 साल की उम्र में 2 साल पहले करीब उनका निधन हुआ था, अजैब सिंह मुखमेलपुरा। आपको ध्यान हो कि बड़े अकाली लीडर होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। घनौर जी, विधानसभा से वो उस 1997 में चुनाव जीत के आए थे और कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। उनके परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि भाई अजैब सिंह जी की तो डेथ 2 साल पहले हो चुकी है, कम से कम आप इन्वेस्टिगेट करके तो आप एफआईआर करिए। पुलिस की जी, जो एफआईआर्स होती हैं खासकर आंदोलनों को लेकर, उनमें अगर आप कमियां निकालने बैठ जाएंगे, तो मैंने तो सीएनआरसी की एफआईआर्स पढ़ी हैं। मैंने दिल्ली किसान आंदोलन की एफआईआर्स को पढ़ा है। तो वो जी, मनोहर कहानियां ज्यादा होती हैं, कोई भी पुलिस मनोहर कहानी बना देती है। खैर, सही कहा आपने कि अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। हालांकि 2500 से 3000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। नामजद 15 लोग हैं, जिसमें एमएलए मनप्रीत अयाड़ी, सतिंदरजीत सिंह गिल, काबल सिंह भुल्लर, जगदीप सिंह, इकबाल सिंह संधू, परमजीत सिंह जोल, चमकौर सिंह धुन, एडवोकेट अयमान सिंह खारा, जसविंदर सिंह रोड़ी, इकबाल सिंह लखा सिदाना, भाना सिद्धू, लखवीर सिंह लखा। ये नाम है 15 के करीब, जिनके बाई नेम जिनकी एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, पुलिस का में तालमेल की कमी थी मोहाली और चंडीगढ़ पुलिस के बीच में। जी, और पूरे प्रबंध नहीं थे, बैरिकेटिंग तक कर नहीं रखी थी। तो खैर, अब एसएसपी तो बयान दे के कह रही हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कोई कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं ये था। सच्चाई तो ये है कि तालमेल की कमी और ग्राउंड इंटेलिजेंस की कमी थी। इनको लग रहा था कि 150 लोग आएंगे और वो दे के चले जाएंगे। लोग उस दिन ज्यादा हो गए, तो पुलिस ने उस हिसाब से प्लानिंग भी नहीं कर रखी थी और बाद में वो फेल भी हुए पुलिस वाले। और अब खैर एफआईआर वगैरह करेंगे और ये इस किस्म से लोगों को मतलब तंग करने की कोशिश तो होगी। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।